नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं आपका अपना साकिब सुमन और एक बार फिर हाजिर हूं एक बड़े मुद्दे के साथ। केंद्र के कृषि अध्यादेश हरियाणा में बीजेपी की प्रदेश सरकार के लिए बड़े चैलेंजिंग साबित हुए। आज खुद मुख्यमंत्री साहब सामने आए तो उन्हें भी साफ साफ लहजे में कह देना पड़ा कि अध्यादेश का सरोकार केंद्र से है, जो प्रदेश में भी लागू होगा। हालांकि उन्होंने जरूरत पड़ने पर उसमें अतिरिक्त प्रावधान जोड़ने की बात जरूर कही। सीएम साहब ने किसानों को प्रभाव में लाने के लिए अपनी बात के तर्क में कई बिंदु पेश किए, लेकिन बात तो तब बने जब प्रदेश में सत्ता की नब्ज कहलाने वाले भूमिपुत्र मान जाएं। हरियाणा में केंद्र के 3 अध्यादेशों पर मचे बवाल को शांत करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसमें खुद मुख्यमंत्री ये समझाने और बताने के लिए उतरे कि अध्यादेश किस तरह से किसानों के लिए फायदेमंद और किस तरह से किसानों के हितों पर आंच नहीं आने दी जाएगी। उनकी ये बातें विपक्षी खेमे के लिए भी एक कड़क चेतावनी थी कि जिन बिंदुओं का जिक्र कांग्रेस ने खुद अपने ही घोषणा पत्र में किया था, उसे वो कैसे बीजेपी शासन में पूरा होते नहीं देखना चाहते। हरियाणा में किसानों की जरूरत है और ना ही ये बताने की जरूरत है। ये वही फैक्टर है जो यहाँ की राजनीति के केंद्र बिंदु में है। यहाँ की अधिकतर आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर खेती किसानी से जुड़ी है। लिहाजा ये तो जाहिर है कि यहाँ किसानों को नाराज करना सियासी खुदकुशी करने जैसा हो सकता है। इसे समझते हुए अब खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस सियासी तौर से संवेदनशील मसले पर अपनी बात रखने के लिए सामने आए। सबसे पहले तो उन्होंने यही साफ कर दिया कि जिन अध्यादेशों को लेकर इतना हो हल्ला हुआ वो केंद्र से जुड़े हैं और उसमें प्रदेश का कोई योगदान नहीं है। हालांकि उन्होंने साथ ही यह भी जोड़ा कि अगर जरूरत पड़ी तो किसानों और आढ़तियों की सहूलियत के लिए जरूरत पड़ने पर प्रदेश सरकार अतिरिक्त प्रावधान भी करेगी। किसी भी इवेंचुअलिटी में किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती है, चाहे वो किसान है, चाहे वो आड़ती है, चाहे कोई भी हितधारक जिसका हित उसमें मानो लगता है कि उसको तकलीफ होनी शुरू होती है, तो हमारे पास सारे रास्ते खुले हैं। जो उस एक्ट की लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के अंतर्गत जितना भी हम कर पाएंगे सब काम करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए कृषि अदालतों के गठन का भी जिक्र किया, जिसमें खासतौर से कृषि संबंधी विवादों के तेज निपटारे की व्यवस्था होगी। किसानों की बिक्री के लिए जो प्राइवेट मंडियों में विवाद हो सकते हैं, इनके हल करने के लिए अभी हमने एक गवर्नमेंट का एक सिस्टम बनाया है। तो एक बात उठाइए कि इसके लिए कुछ सुनिश्चित और तरीका अपनाया जाए। अगर केंद्र सरकार इसमें बनाती है कोई प्रावधान तो बहुत अच्छा है, नहीं बनाती है तो हरियाणा सरकार में इन सब विवादों के कारण से किसान का हित पहले चाहिए। किसान को इस प्रकार के विवाद को निपटाने के लिए अलग से हम जिलानुसार कृषि अदालतें ये बनाएंगे और कृषि अदालतें बनाने के बाद उसमें योग्य व्यक्तियों को उसमें डिप्यूट किया जाएगा, ताकि किसी प्रकार का जो विवाद है उस विवाद को योग्य समय में जल्दी निपटाया जाए। तो हम किसान के लिए हित में ये भी करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इन अध्यादेशों के संबंध में जो भी सुझाव आए हैं उनमें से अधिकतर को मान भी लिया गया है, सिवाय एक मांग के। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जमीन के आधार पर एमएसपी तय करना मुमकिन नहीं हो सकता। इसके पीछे उन्होंने अलग अलग जगहों पर जमीनों के दाम में बड़ा फर्क होने का तर्क दिया। इन अध्यादेशों पर मचे हंगामे के दौरान विपक्ष की ओर से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का ढोल भी खूब पीटा गया। हालांकि इसे सीएम ने यह कहते हुए निपटा दिया कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें कोई कानून नहीं है। स्वामीनाथन की रिकमेंडेशंस सबकी सब वो लागू हो चुकी हैं। सिर्फ एक बिंदु जो कि स्वामीनाथन ने कहा वो है C2 फार्मूला, जो एमएसपी को तय करने का, अर्थात जमीन की कीमत के आधार के ऊपर एमएसपी तय करना संभव ही नहीं है। आखिर तो स्वामीनाथन की एक रिपोर्ट है, वो कोई कानून नहीं है। गौरतलब है कि हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से तीनों कृषि अध्यादेश को लेकर खूब हंगामा देखा गया है, जिसमें प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की ओर से जमकर बयानबाजियां भी की गई।
इन्हें लेकर कांग्रेस लगातार किसानों की सहानुभूति बटोरती दिखी। हालांकि इस पर बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस से ये पूछते दिखे कि अगर कृषि अध्यादेशों का इतना ही विरोध है तो कांग्रेस ने अपने 2019 के घोषणा पत्र में इन अध्यादेशों के जैसे बिंदु शामिल कैसे किए थे। यानी कांग्रेस अपने ही घोषणा पत्र में किए वादों को बीजेपी सरकार में पूरा होता नहीं देखना चाहती। खैर, कांग्रेस की ओर से इस पर कोई जवाब तो नहीं आया, लेकिन उसकी ओर से किसानों की सहानुभूति बटोरने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिंवर की रिपोर्ट। अब सवाल यही है कि आखिर इन पूरे बयानात के बाद क्या विपक्ष के मन में अभी भी कोई संशय है, किसानों के मन में किसी तरह की कोई दुविधा है क्या? चलिए पंचायत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं, उनसे जानने की आज हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले मिलवाते हैं आपको प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से रमेश बामल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसान नेता इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र आर्य दादोपुर जी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से सुखवंत जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुखवंत जी आपका। नमस्कार। सबसे पहले राजेंद्र आर्य जी, आपसे जानना चाहता हूं, मुख्यमंत्री आज सामने आए, कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने आए थे, तमाम बिंदुओं पर उन्होंने अपनी बात कही है। अब भी कोई दुविधा, अब भी कोई परेशानी, अब भी कोई चिंता बाकी है क्या? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमने जो हमारी मांग है, किसानों को जो गैर जरूरी 3 अध्यादेश किसानों पर थोपे जा रहे हैं, उसका एक रिएक्शन है, बड़ा साइड इफेक्ट है, जैसे किसी दवाई का होता है। और इसको सबसे पहले तो हमारी ये मांग है, ये अध्यादेश हमें नहीं चाहिए। और इसके साइड इफेक्ट्स को और इसके रिएक्शन को काउंटर करने के लिए एक चौथा अध्यादेश जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी और भुगतान गारंटी का एक कानून सरकार बनाए, और जो व्यापारी एमएसपी से कम दाम पर खरीदता है उसके लिए दंडनीय अपराध हो और 5 साल की सजा का प्रावधान हो। राजेंद्र जी, अब ऐसे हर चीज के लिए कानून ही अगर बनने लग जाए, देश में तो हत्या के लिए भी कानून है, तो हत्या रुक गई क्या? नहीं रुकी ना। तो ऐसे में हर चीज के लिए हम कानून ही अगर सरकार बनाने लग जाए तो फिर उस बात की क्या गारंटी है कि वो चीज नहीं होगी? कोई शब्दों की कोई कीमत नहीं है क्या? अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल कुछ कह दिया, केंद्रीय कृषि मंत्री ने संसद में ये कह दिया कि एमएसपी से किसी तरीके कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई खत्म नहीं किया जा रहा, मंडियों को कोई खत्म नहीं किया जा रहा, तो फिर आखिर यकीन क्यों नहीं करते आप लोग? आज की बात है, जो इसके दूरगामी परिणाम होंगे, चाहे सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, सरकार ये चाहती है, फसल खरीद से सरकार भागना चाहती है और एमएसपी से बिल्कुल सिरे से भागना चाहती है। तो किसान को सबसे बड़ा डर यही है, एमएसपी खत्म होगा और खरीद खत्म होगी। आप भविष्य देख सकते हैं किसान नेता होने के नाते? जी बिल्कुल जी। ऐसा ये सिक्के का दूसरा पहलू नहीं हो सकता। सिक्के का दूसरा पहलू नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि एमएसपी से ज्यादा बेचने लग जाए किसान, उसको ज्यादा फायदा होने लग जाए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बेहतर तरीके से आगे चल जाए। मैं क्रॉस क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं ताकि जो किसान भाई आज देख रहे हैं, कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको, वो कह रहे हैं कि ये अच्छी एक चीज है, अच्छा अध्यादेश लेकर के सरकार आ रही है। हम तो कहते हैं, जैसे हम ये कहते हैं, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस भी सरकार दे दे। जैसे सभी वस्तुओं का दिया जाता है, बाजार की वस्तुओं का मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस भी किसान को दे दे। ठीक है, आपकी बात का मैं जवाब प्रवीण अत्रे जी से लूंगा। उससे पहले मैं आज पहले प्रवीण जी, बाकी आप नोट करते रहिए सर, बाकी कांग्रेस और इनएलए से भी पूछ लेता हूं, उसके बाद इकट्ठे आऊंगा ताकि सबका आप जवाब दे पाए, इत्मीनान से दे पाए। रमेश बामल साहब, कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 2019 के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिक्र था इन चीजों का। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि आपके मैनिफेस्टो में जिक्र है इन तमाम चीजों का। सर, आप करते तो ये अच्छा हो जाता, बीजेपी ने कर दिया तो ये खराब हो रहा है। नहीं सुमन जी, ऐसा नहीं है। आप देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले अभी मैं सीएम साहब का सुन रहा था, उन्होंने कहा कि तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट के हिसाब से जो जमीन का रेट है उसके हिसाब से फसल का निर्धारित नहीं हो सकती। स्टेटमेंट मैं इस बात को सकता और
सीएम को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। आप देखिए रमेश जी, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है, टेक्निकल इशू है कुछ। मैं चाहूंगा कि उसको दूर किया जाए जल्दी से जल्दी। मैं दोबारा से लौटता हूं रमेश जी, माफी के साथ रुकना पड़ रहा है क्योंकि आवाज ठीक से आ नहीं रही। सुखवंत जी, मैं एक जरा आपका रुख कर लेता हूं। आज मुख्यमंत्री ने तमाम पॉइंट्स को लेकर के वो सामने आए, किसानों को बताया, प्रदेश के लोगों को बताया, विरोधियों को भी बता दिया। अभी भी कोई शको सुबह है क्या सुखवंत जी? साकेत भाई, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। साकेत भाई, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मुख्यमंत्री जी ने जो आखिरी जो लाइन बोली जी, और उन्होंने ये कहा कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट कोई कानून नहीं है, तो इस एक लाइन से आप समझ सकते हो कि मुख्यमंत्री जी को किस प्रकार से कानून की या इस सारे सब्जेक्ट की जानकारी है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री जी किसान की बैकग्राउंड से बिल्कुल नहीं है, उनको किसानों के किसी भी समस्या का पता नहीं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट बिल्कुल कानून नहीं है, उसको कानून बनवाने के लिए तो किसान संघर्ष कर रहे हैं, वो बिल्कुल कानून नहीं है, उनको लागू करवाने के लिए वो कोशिशें की जा रही है, संघर्ष जारी है। दूसरी बात, मैं आपकी दूसरी बात क्या हूं, मैं राजेंद्र जी की बात को पूरी को सुन नहीं पाया उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं कि यह अध्यादेश लाने से पहले बीजेपी ने बाकायदा एक तरह से होमवर्क किया है। मैं आपको मार्च 2018 में ले जाना चाहूंगा, पिछली लोकसभा में, जब एक स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018 अगस्त में राष्ट्रपति जी ने उस पर साइन किए, और वो ये आज के अध्यादेश उसके कंटिन्यूएशन में है, उस चीज में है। उसमें क्या किया गया था कि अगर कोई भी एग्रीमेंट हो जाएगा तो वो अब्सोल्यूट हो जाएगा, किसी भी किसान को कोई स्ट्रक्चरल जो प्रोजेक्ट है उसके विरुद्ध वो कोर्ट नहीं जा सकता, कोई कोर्ट इंजंक्शन नहीं दे सकती, और जो एग्रीमेंट होगा वो पहले कोर्ट को डिस्क्रिप्शन होता था कि उसको एग्जीक्यूट करे या ना करे, लेकिन अब वो उसका डिस्क्रिप्शन छीन लिया गया और उसको एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब चीजें इसलिए की गई कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ लोगों को धकेला जाए, और किसानों से अगर किसी कंपनी ने जैसे तैसे उसको बैक आकर के अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो दैट विल बी अब्सोल्यूट, उसको कोर्ट में जाने का अधिकार उस 2018 के कानून के अनुसार नहीं होगा, और उसी के कंटिन्यूएशन में ये सारी चीज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है। अब मैं दूसरी बात पे आपको आना चाहूंगा जो आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल किया। अब मार्च 2018 का जो वो एक्ट पास हुआ, स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट, कांग्रेस ने उसको कोई विरोध नहीं किया। हरियाणा प्रदेश से मैं बताऊं, दीपेंद्र हुड्डा जी जो अपने आप को बड़ा किसान नेता होने का दावा करते हैं, वो भी उस लोकसभा में थे। दुष्यंत चौटाला जी जो अपने आप को किसानों का मसीहा बताते हैं, चौधरी छोटूराम को गद्दार बताते हैं, वो भी उस लोकसभा में थे, लेकिन उन्होंने भी उसका समर्थन किया, विरोध नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि वो सारी चीजें कंटिन्यूअस नहीं है। अब मैं अध्यादेश पे आता हूँ। अध्यादेश जो है वो दो चीजों के ऊपर किसानों को मारने वाला है। एक तो एमएसपी जो आज के दिन सरकारें देती हैं लेकिन फिर भी किसानों को नहीं मिलता, उससे नीचे जो है ना व्यापारी या दूसरे लोग उसको उससे नीचे खरीदते हैं। और दूसरी चीज है मंडियों को खत्म करना। अब मंडियों को खत्म साकेत जी इसलिए किया गया क्योंकि व्यापारियों कहां को कर दिया मंडियों को खत्म सुखवंत जी? कॉर्पोरेट मंडियों लोगों को को खत्म वो कहां चीजों कर का दिया? मंडियों को कहां खत्म कर दिया साकेत जी? अगर आप अध्यादेश पढ़ेंगे तो कोई किसी को भी कहीं पर बेचने और खरीदने की है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से अनाज को बाहर निकाल दिया गया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को। अगर वो सब सारी चीजें मंडियों को खत्म सुखवंत करने जी, की बात एक है। एक सीधी सी बात है, एक सीधी सी बात है सुखवंत जी। आप मैं अगर अगर कंप्लीट करूं, अगर मेरे मैं को 10 किसान हूं सेकंड दे दे। सुखवंत जी, अगर मैं किसान हूं मेरे और को मुझे 10 सेकंड दे दे, मैं कंप्लीट कर लूं। मंडी से ज्यादा रेट एक प्राइवेट प्लेयर दे रहा है तो मैं उसके पास जाऊंगा ना सर? मुझे तो ज्यादा पैसे साकेत जी, चाहिए, मैं जाऊंगा ना मैं उसके पास। कंप्लीट मैं करूं, मंडी में नहीं क्यों देंगे। जाऊंगा? मंडी में जहां नहीं मुझे देंगे। एमएसपी मिल रहा है और मंडी से बाहर मुझे एमएसपी से ज्यादा मिल रहा है, तो फिर मैं मंडी क्यों जाऊंगा? हाँ साकेत जी, मैं जवाब देता हूँ। साकेत जी, बिल्कुल भी बाहर के जो प्राइवेट लोग हैं वो नहीं देंगे। जब आज की स्थिति में नहीं जब सर, मंडियां हैं, आड़ती ये हैं, तो जो हाइपोथेटिकल बात हो गई ना सर। ये तो हाइपोथेटिकल बात हो गई सुखवंत जी की ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये होगा तो वो हो जाएगा। सर वो नहीं हो सकता ना। अगर आप मेरे को बोलने देंगे तो मैं 10 ठीक है, सेकंड मैंने आपको बहुत मौका दिया सर, पूरा सुना आपको मैं। एक बार जरा अब भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लेते हैं। प्रवीण अत्रे साहब, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल, अभी भी संशय की स्थिति है। मुख्यमंत्री आ चुके हैं सामने, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र का अध्यादेश है, इसके बावजूद अगर हरियाणा में कुछ भी जरूरत पड़ेगी, हरियाणा सरकार तैयार है इस चीज के लिए। लेकिन अभी भी सवाल हैं किसान भाई के भी और विरोधियों के भी। प्रवीण अत्रे जी, देखिए, जहां तक विरोधियों का सवाल है, विरोधियों के मन में संशय तो रहेगा। वजह है कि जब आपने ये सवाल किया कि साहब अगर किसान को मंडी से बाहर एमएसपी से ज्यादा मिलेगा
तो वो क्यों जाएगा? दूसरा, जब उसको अगर एमएसपी से ज्यादा नहीं मिलता तो मंडी में एमएसपी उसको मिल ही रही है। लेकिन विरोधी मित्र ये कहते हैं कि साहब व्यापारी देगा नहीं ज्यादा। एक्चुअली वो चाहते नहीं कि किसान को ज्यादा मिले, वजह एक ही है। परवीन अत्री जी, आप ये बता दें कि सुखवंत जी एक सेकंड, सुखवंत जी एक सेकंड, एक बार प्रवीण अत्री जी को बोल लेने दीजिए पूरा, आप नोट कीजिए उनके पॉइंट्स को। अगर आप देखिए, अगर अध्यादेशों के अंदर कोई भी ऐसा बिंदु जिसको आप पॉइंट आउट करके कह सके कि साहब ये किसान के खिलाफ है, तो उसका तो जवाब दिया जा सकता है साकेत भाई, संशय दूर भी किया जा सकता है और अच्छा सुझाव हो तो माना भी जा सकता है। लेकिन यहाँ किसी बिंदु को पॉइंट आउट नहीं कर रहे, हाइपोथेटिकल बात हो रही है। क्यों? क्योंकि पता है इन अध्यादेशों के लागू होने से किसान मजबूत होगा, सशक्त होगा, और जो लोग किसानों के नाम पे राजनीति करते रहे दुकान बंद हो जाएगी। एक कारण तो ये है। अभी किसान नेता कह रहे थे कि साहब ये अध्यादेश गैर जरूरी है। तब पिछले 50 साल से किसान जथेबंदियां लगातार ये डिमांड करती रही कि एक देश एक कृषि बाजार होना चाहिए, किसान को अपनी फसल अपनी शर्तों पे अपने दाम पे बेचने की इजाजत होनी चाहिए, तब तो ये जरूरी था। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लेती है, तब भी ये जरूरी था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी जब इसको लागू करते हैं तो ये कहते हैं कि साहब ये गैर जरूरी है, और क्या दिया जाता है कि साहब ये खत्म हो जाएगी। प्रवीण जी, सब कुछ तो आप कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सब कुछ किसान के हित में है। किसान भाई एक ही जो चीज मांग रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी का एक कानून बना दीजिए। देखिए ऐसा है साकेत भाई, हम पहले भी इस विषय पे चर्चा कर चुके हैं। इस विषय को मुख्यमंत्री जी भी स्पष्ट कर चुके हैं कि जो एमएसपी है, सीएसीपी एक कमीशन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एमएसपी तय करता है, एमएसपी मंडियों में जारी रहेगा। एमएसपी ऑलरेडी, अरे सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है ना साकेत भाई, रबी की फसलों का एमएसपी जारी हो चुका है, रबी की फसलों की एमएसपी पे खरीद शुरू हो रही है, उससे स्पष्ट हो जाता है। और लगातार केंद्रीय कृषि मंत्री, प्रदेश कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री, भाजपा के सभी एक बात कह रहे हैं कि भाई एमएसपी एज इट इज रहेगा। अब मुझे एक बात समझाएं, जब एक चीज पहले से प्रोविजन में है, ये कहते हैं साहब इन अध्यादेशों में एमएसपी का जिक्र नहीं है। अरे साहब ये अध्यादेश पढ़ तो लीजिए, किस लिए है? ये है किसान को आजादी देने की, अपनी फसल अपनी कीमतों पे बेचने की आजादी देने की। उसके बाद साहब एक तर्क मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं। लगातार जब तर्क ये होते हैं, उदाहरण देके बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के विषय में कैसे सोचती है। ताकि एक छोटा सा उदाहरण है, 2013-14 में हरियाणा में खाद्यान्न उत्पादन जो है 154 लाख मीट्रिक टन था, लेकिन वही खाद्यान्न उत्पादन 2018-19 के अंदर आके 181 लाख मीट्रिक टन हो जाता है। क्यों बढ़ जाती है हरियाणा के अंदर खाद्यान्न उत्पादन? क्योंकि भाजपा सरकार ने अच्छे बीज, अच्छी खाद और नहरी पानी उपलब्ध करवाया, तो उत्पादन बढ़ गया। ठीक है प्रवीण जी, सब थोड़ी इन चीजों को समझिए। लेकिन ये मित्र जो है लगातार किसान के नाम पे ठीक है। एक बार रमेश बावल जी का अब ऑडियो क्लियर है। बावल साहब अब आप बोलिए। सबसे पहले तो मैं प्रवीण अत्री जी भाई साहब को नमस्कार करता हूं, और पूरी जो हरियाणा की जनता सुन रही है उसको मेरा प्रणाम। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक किसान का बेटा भी हूं और मैं हाई कोर्ट में चंडीगढ़ वकालत भी करता हूं। मुझे लॉ की पूरी नॉलेज है। ये जो इस तरह की बातों से सीएम साहब ने अभी 2 इशू मैंने सुने हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी कानून तो यही लागू होगा, लेकिन हम इनकी कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम इनकी हेल्प कर देंगे। क्या सुमन जी कानून के बाहर जाके कोई आदमी किसी की हेल्प कर सकता है? तो ये एक पढ़े लिखे आदमी की और एक अनपढ़ता का जो उन्होंने प्रमाण दिया सीएम साहब ने, तो मैं उससे उन्होंने वर्डिंग यूज की है कि हम कानून तो यही रहेगा, लेकिन इसके अंदर प्रावधान है और हम उनकी हेल्प कर देंगे। क्या कानून से बाहर जाके उनकी हेल्प कर पाएंगे? शहर में सुमन जी प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है, एक रेजिडेंशियल और एक कमर्शियल। जब भी रेंट तय होता है, चाहे कमर्शियल है चाहे रेंटल है, तो उसकी रेंटल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है तो मालिक उसके हिसाब से उसका किराया तय करता है। तो जिस तरह ये कह रहे स्वामीनाथन की रिपोर्ट है जो, उसमें किसान की जमीन के हिसाब से उसकी फसल का रेट तय नहीं हो सकता, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। और इस तरह के सीएम को एक स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। मेरे से जवाब ले लीजिएगा साकिब भाई। ठीक है प्रवीण जी, दूसरी बात, 3 अध्यादेश के बारे में बात बताता हूं मैं। तीनों अध्यादेश, जब कांग्रेस सरकार में एक्ट आया था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, उसमें बहुत से प्रावधान थे, मिनिमम प्राइस का भी था और जमाखोरी का था। आज वो सारी चीजें कानून से बाहर रख दी है।
कानून से बाहर रख के कोई भी पूंजीपति आदमी आज सारी चीज को खरीद लेगा, उनको फसलों को खरीद लेगा। सुमन जी, आप भी बाजार में जाएंगे, मजदूर भी जाएंगे, किसान भी जाएंगे, हर आदमी चीज अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए बाजार में जाएगा। लेकिन ये जो बड़े बड़े सरमाएदार हैं वो अपने हिसाब से उनके रेट, ठीक है, जरा रमेश जी जरा जवाब लेते हैं। दूसरा, रमेश जी, एक और छोटी सी बात कहूंगा, हर रोज मार्केट में हर गांव से 20, 25, 30, 50 मजदूर निकलते हैं मंडी में काम करने के लिए, मनीम काम करते हैं मार्केट कमेटी में। इतना व्यापारी है, मजदूर है, किसान है, आम पब्लिक है, ये जो तीनों अध्यादेश हैं, ठीक है रमेश बाबू जी, ठीक है रमेश जी, ठीक है। एक बार सुखवंत जी आप अपनी बात जल्दी से कीजिएगा, प्रवीण अत्री जी के पास जाना। प्रवीण जी तुरंत आ रहा हूँ, तुरंत। मैं साकेत जी, मेरा एक सवाल है प्रवीण जी से, वो एक भी फायदा किसान को इन तीन अध्यादेशों से बता दें, नंबर एक बात। दूसरी बात ये है कि मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं, ये प्रवीण अत्री जी अभी कह रहे हैं कि मंडियां खत्म नहीं होंगी, तो वो अध्यादेश पढ़ लें, उससे मंडियों के खत्म होने की कंसेप्ट है कि नहीं है। तीसरी बात ये है कि क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो हंसे ना, प्रवीण जी आप बताएं। तीसरी बात ये है कि मैंने पढ़ रखा है, सुखवंत भाई पढ़ रखा है, एग्रीकल्चर मत बोलिए। हाँ कोई नहीं, मेरे को बोलने दे आप, मेरे को बोलने दे, फिर बोल देना। एग्रीकल्चर की जो सब्जेक्ट है वो कंकरेंट लिस्ट में है। कंकरेंट लिस्ट में होने का मतलब ये है कि सेंट्रल जो यूनियन जो भी उस पर कानून बनाएगा वो सर्वाइव करेगा, वो उस पर स्टेट का जो कानून होगा वो नीचे होगा। और अध्यादेश साकेत जी मंडियों को खत्म करते हैं, और ये इसलिए व्यापारी के फायदे में है क्योंकि किसान को तो पहले भी जो है ना अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहीं भी बेचने की इजाजत थी, ये तो व्यापारियों को इजाजत दे दी गई। मुझे तो ऐसा लग रहा है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ऐसा लग रहा है जैसे किसानों को इनेलो के राज में और कांग्रेस के राज में किसान बिल्कुल एकदम अर्श पर थे और इस अध्यादेश से वो फर्श पर आ जाएंगे। इस तरह की बातें हो रही हैं। अगर मैं जरा एक बार जरा राजेंद्र जी के पास चलते, प्रवीण जी उसके पास आता हूं मैं। राजेंद्र जी एक चीज हाँ, राजेंद्र जी एक सवाल का जवाब ये दे दीजिए कि आप ये कहते हैं कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, आप ये कहते हैं कि एमएसपी खत्म कर दिया जाएगा, आप ये कहते हैं कि किसानों के लिए बिल्कुल गैर जरूरी है ये, लेकिन ऐसे पॉइंट्स रख क्यों नहीं पा रहे जिससे भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार को भी ये समझ में आए कि हाँ किसान जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। नहीं तो आरोप आप लोगों पर ये लग रहा है कि आप लोग तो विरोधी हैं, आप लोग तो कांग्रेसी हैं। नहीं, हम बिल्कुल भी कांग्रेसी नहीं है, हम अराजनीतिक हैं। हमारा राजनीति से कोई दूर का संबंध नहीं है। जब सारी पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां विपक्ष का रोल प्ले नहीं कर पाती तो किसान संगठन विपक्ष की मुख्य भूमिका है। मैं ये कहता हूं किसान संगठन विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि ये जो अध्यादेश है ये किसान के लिए बिल्कुल डेथ वारंट है और किसान का ये भविष्य बिल्कुल खत्म कर। कैसे हम कॉर्पोरेट खेती बचाओ। अब अगर आप ये बात करें तो ये एसेंशियल कमोडिटी, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, प्रवीण अत्री जी जवाब जी। मैं एक तो इनेलो के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बातें कही हैं, हालांकि मैं उसी के साथ वो शब्द प्रयोग करूंगा, मुझे शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए, मैं सम्मान करता हूं। और सुखवंत तो मेरे पुराने मित्र भी हैं। सुखवंत कहते हैं एग्रीकल्चर कॉन्करेंट लिस्ट में है, सब मुझे देखिए दया आती है ज्ञान। स्टेट लिस्ट के अंदर है, पूरी दुनिया जानती है। कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 को पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा कि एग्रीकल्चर किस लिस्ट में है। पहला, इन्होंने कहा कि साहब एक फायदा अध्यादेशों का बता दीजिए। अरे साहब लगातार बोल रहे हैं कि किसान को आजादी मिलेगी अपनी फसल को अपनी शर्तों पे बेचने की, अपने दाम पे बेचने की, इससे बड़ा फायदा क्या हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि साहब मुख्यमंत्री जी अनपढ़ हैं। अरे साहब मुझे तो आपके वकील होने पर शक हो रहा है। जिस तरह का तर्क आपने दिया है कि साहब स्टेट इसमें क्या कर सकती है। वकील साहब, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल 7 एग्रीकल्चर स्टेट मैटर, स्टेट कैन ऐड एनीथिंग, पढ़ लीजिएगा जरा जाके, स्टेट क्या नहीं कर सकती उसके अंदर। आप पढ़िएगा पहले, फिर तर्क कीजिए मेरे साथ। मैं आपके ध्यान पे आप मुख्यमंत्री को अनपढ़ बता रहे हैं।
और दूसरी बात, सुखवंत जी कह रहे हैं कि साहब मुख्यमंत्री जी की किसानी की बैकग्राउंड नहीं है। अरे साहब पूरा हरियाणा जानता है, निदाना गांव से हैं, खेती करते हैं, वहां पे उनकी जमीन अभी भी है, कुछ जमीन उन्होंने दान कर दी थी, पूरे हरियाणा को पता है। फिर आप इस तरह का तर्क देके अपने आप को बहुत बड़ा किसान साबित करने की कोशिश करते, तब हमें झूठ ना बोले। आपने एक बात और कही कि अध्यादेशों में मंडी बंद करने का लिखा हुआ है। ओपन चैलेंज कर रहा हूँ सुखवंत जी, कहीं पे लिखा हो तो मुझे पढ़ा दीजिए। साकेत जी है यहाँ पे, अगर अभी नहीं पढ़ा सकते साकेत जी को व्हाट्सएप कर दीजिए, लेकिन ऐसा झूठ मत बोलिए चैनल पे बैठ के कि अध्यादेश में मंडी बंद करने के लिए लिखा हुआ है। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता था? अगर आपके पास तर्क नहीं है, कम से कम झूठ मत कीजिए, बोलिए, तर्कों के साथ बात कीजिए। आज किसान को आजादी मिल रही है, किसान लगातार ये मांग करता रहा है, और आज देखिए मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ छोटा सा, उस उदाहरण को आपको समझना पड़ेगा और सोच कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की किसानों के प्रति क्या है वो उससे आपको पता लग जाएगा। 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार के अंदर मात्र 164.20 करोड़ मुआवजा मिलता है किसानों को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2016 से 2019 तक 2,545.96 करोड़ रुपया मुआवजा दे देती है बीमा स्कीम में। इससे पता लगता है कि कांग्रेस और भाजपा में फर्क। मैं एक और छोटा सा उदाहरण देता हूं। ठीक है, अब माफी के साथ रोक रहा हूं आप सबको, माफी के साथ रोक रहा हूं। पॉलिटिकल पंचायत में वक्त बस इतना ही, अब चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन समझना आप सबको होगा कि ये जो अध्यादेश सरकार लेकर आ रही है वो वाकई किसानों के हित में है भी या नहीं, या फिर किसानों का जो रोष है, नाराजगी है, वो जायज है। दूसरी तरफ ये भी बात सामने आती है कि ये अगर इतना ही ठीक है तो भारतीय जनता पार्टी अपने ही घटक दल को संभाल कर क्यों नहीं रख पा रही। अकाली दल ने सीधे तौर पर कहा है कि वो इसके पक्ष में नहीं है और जब वोटिंग होगी तो वो इसकी अपोजिशन में रहेंगे, इसके खिलाफ वो वोट करेंगे। व्हिप भी जारी कर दिया गया अकाली दल की तरफ से। आज की पेशकश में बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।